तो यहाँ पर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के टेक्सचुअल क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। देखो बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बता दूँ तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, ये एक रिस्पॉन्स होता है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड देती है। इसमें माइंड का कोई, यहाँ पर जो ब्रेन है हमारा ह्यूमन ब्रेन है, उसका कोई हाथ नहीं है। देखो मान लें फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा दिया, यदि ब्रेन उसमें सोचेगा कि मैं उसको हटाऊं तो वो काफ़ी उसमें टाइम निकल जाएगा, इतने में तो हमारा जो हाथ है वो जल ही जाएगा। तो वो होते हैं वॉलेंट्री एक्शन जो हम अपने इच्छा के अनुसार करते हैं। लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें क्या है, हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते, वो इनवॉलेंट्री एक्शन उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देती है और ऐसे एक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग, तो देखो वॉकिंग करना, वॉक करना, तो उसमें तो हमारा हाथ है, हम अपनी मर्जी से वो काम कर सकते हैं। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है, हमारा माइंड चाहे, हम माइंड को हमें इन्फॉर्मेशन देनी है कि अब चलो थोड़ा, तो उस हिसाब से हम क्या है वो काम करेंगे, उसमें हमारी इच्छा है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट है कि सडन और क्विक रिस्पॉन्स, एकदम से उसमें रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। हाथ जैसे गर्म चीज़ के लगाओगे तो एकदम से वापस करोगे, आँख में कुछ गिर रहा है तो आँख एकदम से ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। क्विक रिस्पॉन्स वहाँ पे, इंस्टेंट रिस्पॉन्स वहाँ पर मिलेगा। लेकिन वॉकिंग वाला है उसमें कुछ टाइम लगेगा, बहुत कम स्लो रिस्पॉन्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड वहाँ पर क्या करेगी, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है खुद ब खुद। जो ब्रेन के नीचे कॉन्टैक्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद जो वर्किंग मतलब जो वॉलेंट्री रिस्पॉन्स को कौन कंट्रोल करता है बच्चों, ब्रेन। इन रिफ्लेक्स एक्शन ए पार्ट ऑफ द बॉडी एंड नॉट होल ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्ड। देखो जिस पार्ट के अंदर वो चीज़ हो रही है उसी पे ही वो ही सिर्फ रिस्पॉन्स करेगी। मान लो मैंने लगाया, हाथ लगाया किसी गर्म चीज़ को, तो मेरा हाथ है वो ही पीछे हटेगा, वो वाला एरिया ही काम करेगा। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, तो वहाँ पर वॉकिंग मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा जो बॉडी है वो यहाँ पर रिस्पॉन्स करेगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर क्या है, जिस बॉडी के जहाँ पर वहाँ पे कहीं ना कहीं चेंजिंग होगा, कुछ स्टिमल्स होंगे, वही क्या होगा रिस्पॉन्स, वही ऑर्गन क्या होगा रिस्पॉन्स देगा। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स एट द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। देखो न्यूरॉन्स क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है, काम करने की जो यूनिट है, उसकी जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम न्यूरॉन बोलेंगे। न्यूरॉन का मैं एक बार फिगर आपको दिखा देता हूँ, किधर है न्यूरॉन, ये वाला, ये न्यूरॉन है, नर्व सेल्स बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, सेल है ये। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर इसका क्या काम है, सिग्नल्स को, मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाना। आपको पता है कि हमारे बॉडी की हर एक ऑर्गन है वो किससे कांटेक्ट है, हमारे ब्रेन से। हमारे ब्रेन से सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी, वही पूरी बॉडी कंट्रोल करेगा। तो उसके लिए तो सिग्नल तो पहुंचाना पड़ेगा ना, मैसेज तो ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। तो ये काम कौन करेगा, हमारे बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो काम करेगा। और उसकी जो जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो फंक्शनल यूनिट है, उसको हम न्यूरॉन बोलेंगे। काफ़ी नंबर ऑफ सेल्स हमारे अंदर, इसके अंदर ये उनसे मिलकर हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बना है। यहाँ पे एक्सोन होगा ये, इसके पीछे क्या है, नर्व एंडिंग्स है ये। और ऊपर वाला सिरा है उसको डेंड्राइल बोलते हैं, डेंड्राइट। तो उसमें क्या होगा, मान लो ये तो यहाँ पर एक ही न्यूरॉन है। अब इस न्यूरॉन को, ये अब सिंगल न्यूरॉन तो हमारा नर्वस सिस्टम को नहीं चला पाएगी, तो कई न्यूरॉन्स आपस में जुड़ेगी। तो ये जो आपकी नर्व एंडिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस पे क्या होगा, दूसरी जो नर्व है वो क्या है इसके ऊपर, इसके तो दूसरी जो
यहाँ से क्या होगी, जो दूसरी मान लो दूसरी जो नर्व सेल्स है वो इसके साथ कांटेक्ट हो जाएगी, ढंग से नहीं बना तो उसे क्या बोलेंगे, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम सिनेप्स बोलते हैं। जोड़ने का काम करेगी, मतलब कुल मिला के दो न्यूरॉन्स को ऐड करने का काम करेगी, उनको बाइंड करने का काम करेगी, कनेक्शन उसके अंदर करने का काम करेगी, जंक्शन बनाएगी बोल सकते हैं। द जंक्शन और पेयरिंग ऑफ टू न्यूरॉन्स फ्रॉम द सिनेप्स, द टू न्यूरॉन मे और नॉट बी कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एट द सिनेप्स, हो भी सकता है और ना भी कॉन्टैक्ट हो। एट द सिनेप्स इन्फॉर्मेशन इज पास ऑन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर, द ट्रांसफ़र ऑन इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है तो न्यूरॉन पहुंचाएगी। अब एक न्यूरॉन्स को दूसरे न्यूरॉन में इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो वो धीरे 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 करके आगे जाएगी। तो दो टाइप से वहाँ पर इन्फॉर्मेशन को पास किया जा सकता है, एक तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू, एक केमिकल सिग्नल्स के थ्रू। इफ़ द न्यूरॉन आर इन ए फिजिकल कनेक्शन, बिल्कुल आपस में बिल्कुल फिजिकल कनेक्शन से टच है, तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दे देंगे, उसमें डायरेक्ट ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे वो तो। और यदि उनके बीच में गैप है तो उसके अंदर एक केमिकल चलेगा जो क्या करेगा, सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स को पहुँचाने का काम कौन करेगी, ये सिनेप्स करेगी। तो यहाँ पर पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पर जो सेरिबेलम है वो ये काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, अगरबत्ती की जो स्मेल है उसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो बच्चों, जो केमिकल है अगरबत्ती के अंदर वो एयर के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, घुल जाता है, फिर हमारे नोज़ तक जाता है, हम उसको अंदर लेते हैं एयर के थ्रू, नोस्ट्रल के थ्रू, तो केमिकल है वो हमारी नेसल कैविटी के अंदर चला जाता है। तो वहाँ पर वो क्या होगा, वहाँ पर मॉइस्ट सरफेस होगा, नमी वाला एरिया होगा, नेसल एप्थीलियम, एप्थीलियम टिश्यू आपने पढ़ा होगा, उसके ऊपर कुछ मॉइस्ट सरफेस होगा, उसके अंदर वो क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। और वहाँ पर बच्चों लगे होंगे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो उस केमिकल स्टिमुलस को पहचान लेंगे और उसको किस में कहाँ भेज देंगे, नर्वस सिस्टम के थ्रू, न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन तक पहुँचा देंगे। भाई ये चीज़, और ब्रेन के अंदर भी आगे क्या है, उसको पहचानने के लिए अलग अलग रिसेप्टर लगे होंगे कि ये सिग्नल वहाँ से आएगा और ये इन्फॉर्मेशन ये लेके आया है। वे द स्टिमुलस इज एनालाइज, वहाँ पर एनालाइजिंग होगी और वहाँ पर फील किया जाएगा उसको, और उस चीज़ को हम फिर फील करेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर ब्रेन का क्या रोल है। सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, वहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन वहाँ पर कौन करेगा, उसका मतलब अचानक देने वाले रिस्पॉन्स। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन कंट्रोल कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे थिंकिंग, किसी बारे में, किसी चीज़ के अंदर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी के बारे में हम सोच रहे हैं, सिग्नल्स को फॉलो करना है, क्विक कोई काम करना है अचानक, तो फोर ब्रेन वहाँ पर काम करेगा। मिड ब्रेन किसको काम करेगा, मूवमेंट ऑफ हेड, नेक, ट्रंक, मूवमेंट ऑफ आई मसल्स, और जो प्यूपिल का जो साइज है हमारे आई के अंदर, प्यूपिल जिससे जो लाइट उसके अंदर से पास होती है, प्यूपिल बोलते हैं, उसका साइज चेंज होगा, वो मिड ब्रेन करेगा। और जो आई लेंस की जो शेप है, फोकल लेंथ उसकी चेंज करनी है, तो भी वो कौन करेगा, मिड ब्रेन करेगा। हिंड ब्रेन का क्या काम करेगा, वहाँ पर जो हमारे हार्ट बीट है, जो एलिमेंट रिएक्शन ही हार्ट बीट, ब्रीथिंग हो गया, हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, स्वीटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग, सैलिवेशन, जो सलाइवा बनते हैं, तो ये सारा जो मतलब कि ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बस की नहीं, इनवॉलेंट रिएक्शन है, लेकिन उनको काम कंट्रोल कौन कर रहा है, हिंड ब्रेन कर रहा है। व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, certain chemical produced in a very small quantity in a plants affect the growth of the plant, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्लांट हार्मोन्स बोलेंगे। जो ऐसे प्लांट हार्मोन क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो किसके लिए क्या काम करते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो क्या करते हैं, फूलों का साइज बढ़ा देंगे, फूलों को नीचे गिरा देंगे, ग्रोथ बढ़ा देंगे, ग्रोथ रोक देंगे, फलों को पका देंगे, तो ये प्लांट हार्मोन्स हैं। जैसे पेड़ पौधों में हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, उनके अंदर हार्मोन्स तो होते हैं, ऊपर से हार्मोन डाल देते हैं,
उससे क्या होगा, फूल झड़ेंगे नहीं, ऐसी चीज़ें। ये तो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। ऑक्सिन हो गया जो ग्रोथ प्रमोटर है, गिबरलिन, साइटोकाइनिन्स, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, वो आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। अगला जो क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, मूवमेंट ऑफ सूट टावर्ड लाइट। देखो दो तरह की मूवमेंट होती है। एक होता है बच्चों नास्टिक मूवमेंट्स, छुई मुई का जो पत्ता होता है उसको हम यदि हाथ लगा देंगे तो वो मुड़ जाएगा, सेंसिटिव है काफ़ी, तो वो डायरेक्शन को नहीं देख रहा, वहाँ पे किसी स्टिमुलस की तरफ उसका रिएक्शन नहीं है, तो उसको नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। लेकिन ट्रोपिक मूवमेंट क्या होता है, फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म का मतलब, जैसे मान लो आपने खिड़की के पास एक पौधा रख दिया, अब उसकी जो डालियाँ हैं, उसके जो पत्ते हैं, कहाँ मुड़ जाएंगे, जहाँ से लाइट आ रही है उस साइड आपको वहाँ पर मुड़ जाएंगे, वो मतलब उस डायरेक्शन में वो चले जाएंगे, उसको फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो ये मूवमेंट क्या होगा, स्टिमुलस का वहाँ पर मूवमेंट हो, स्टिमुलस की तरफ डायरेक्शन, यदि मूवमेंट होती है स्टिमुलस की डायरेक्शन की तरफ तो वहाँ पर ट्रोपिक मूवमेंट उसको बोलेंगे। ग्रोथ को प्रमोट करने वाले होते हैं ऑक्सिन और गिबरलिन, क्या है, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स है। हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड ए स्पॉट। इसका मतलब आपने कई बार बेल देखी होगी घिए वगैरह की, तो उसमें क्या होते हैं, ऐसे मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे उनको स्पॉट मिलती है तो वो क्या है, उनके ऊपर ऐसे ऐसे मतलब कि मुड़ के उनको पकड़ लेते हैं। द टेंड्रिल आर लीफ एंड स्टेम मॉडिफिकेशन इन प्लांट, दे आर कोड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उनके पास होते हैं। जैसे उनको सेंसिटिव टच से सेंसिटिव होते हैं ये, जैसे किसी स्पॉट के साथ कांटेक्ट होंगे, पार्ट ऑफ द टेंड्रिल आर कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो फास्ट, तो वो क्या होगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। फिर जैसे ग्रो नहीं कर पाएगा तो वो वहीं मुड़ता रहेगा। वेयर एज द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जो दूसरी तरफ है वो क्या होगा, रैपिडली तेजी से पहुंचेगा। देखो जहाँ ऑक्सीजन हार्मोन है ना, हायर कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन हार्मोन की, वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा ग्रोथ होगा, जहाँ पे कम है वहाँ पे कम होगा। दिस का द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड क्लिंग टू इट, तो वहाँ पे जहाँ पे ग्रोथ कम हुई तो वहाँ पे क्या होगा, वो क्या होगा, घूम जाएगा, अराउंड हो जाएगा, घूम के क्लिंग होकर उसको पकड़ लेगा, और दूसरी तरफ क्या होती रहेगी, ग्रोथ वहाँ पे होती रहेगी। डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। तो हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, इसके अंदर मैं आपको बता दूं, अभी बताता हूँ। मान लो कि अब आपने एक पौधा उगा दिया, यहाँ पे एक पौधा उगा दिया, ये पौधा तो नहीं बन रहा इसका, इसकी जड़ें बना देते हैं। देखो इधर पानी कम है, इस डायरेक्शन में पानी कम है, बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, मैंने इधर पानी दे दिया उसको, इधर काफ़ी पानी दे दिया। अब उसकी जो रूट्स है ना वो इस साइड क्या करनी, ज़्यादा ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएगी इस साइड, क्योंकि इस साइड वाटर है, तो इसका मतलब ये सेंसिटिव टू वाटर है इसकी जड़ें, तो उसी तरफ मूवमेंट स्टिमुलस यहाँ पे हुआ ना क्रिएट, तो इसी साइड क्या है, वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी, उसको हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। और लाइट की तरफ सेंसिटिव है तो उसको क्या बोलेंगे, फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे। फोटो मतलब लाइट, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रो मतलब पानी, वाटर की तरफ जा रहा है तो हाइड्रोट्रोपिज्म वहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट से क्या होगा कि जो जड़ें हैं वो वाटर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी, बस यही चीज़ है इसमें। केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स। In animal, hormones carry out the function of chemical coordination. These are produced from endocrine और ductless glands. तो कुछ ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर से हार्मोन निकलते हैं, ये एक पार्ट से निकलेंगे दूसरे पार्ट में एक्ट करेंगे। ग्रोथ हार्मोन हो गया, जिस ऑर्गन को टारगेट करने हैं उस पर क्या करेंगे, वो असर दिखाएंगे। तो ब्लड के थ्रू क्या होंगे, ये ट्रांसपोर्ट होंगे अलग अलग ऑर्गन्स को, मतलब अपनी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, कुछ शुगर को कंट्रोल कर रहा है, कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो केमिकल हार्मोन का बहुत अच्छा यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी यूज है।
अगला जो क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द यूज ऑफ आयोडाइज साल्ट एडवाइजेबल। आयोडीन वाला जो साल्ट है वो एडवाइजेबल क्यों है? क्योंकि बच्चों थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, जो क्या है हमारे मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म उसको पचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि वहाँ पर जो थायरोक्सिन यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन लीड्स टू गोइटर डिजीज़, यदि इस हार्मोन की कमी होगी ना थायरोक्सिन की, तो उससे क्या हो जाएगा, गोइटर हो जाएगा। ठीक है, पुअर और फिजिकल मतलब मेंटल डेवलपमेंट वो उससे क्या हो जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पर जो इसलिए आयोडीन लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा, गोइटर हो जाएगा, क्योंकि उसमें थायरोक्सिन हार्मोन सही नहीं बनेगा, तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन का सही क्या नहीं हो पाएगा, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, एड्रेनलिन एक हार्मोन है बच्चों, और ये कब कब सिक्रिएट होता है, जब हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो। मान लो अंधेरे में हम किसी को, मान लो किसी के पीछे कुत्ता है, वो मतलब उसके पीछा हो गया, वो पीछे हो गया, या ऐसा एकदम से किसी को डर लगा किसी चीज़ का, तो उस केस में ये काम करेगा। रिलीज ऑफ एड्रेनलिन इनटू ब्लड इंक्रीज द, उससे क्या होगा, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ग्लूकोज, वहाँ पर ग्लूकोज है किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में स्टार्ट हो, मतलब ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर बननी स्टार्ट हो जाएगी। इंक्रीज रेट ऑफ, वहाँ पर हार्ट बीट से क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी मसल्स को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, तो वो ज़्यादा तेज़ काम करेगी। स्किन इज रिड्यूस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड दिस ऑर्गन, द ब्लड इज डाइवर्टेड टू अवर, जितना भी ब्लड है वो किस में, मसल्स की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ब्रीथिंग रेट हमारी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर इमरजेंसी हार्मोन है, ये बोल सकते हैं आपको। इमरजेंसी में यदि हमें हमारी बॉडी को और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, उस टाइम में एड्रेनलिन हार्मोन क्या है, सिक्रिएट होता है। इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों लगाए जाते हैं? डायबिटिक पेशेंट्स सफ़र ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन हार्मोन कम होता है। इंसुलिन हार्मोन कम होता है तो ऊपर से वो इंजेक्शन लेते हैं इंसुलिन के। द पेनक्रियाज, देखो पेनक्रियाज ये काम करता है। डायबिटिक पेशेंट फेल टू सेक्रेट सफिशिएंट सप्लाई, वहाँ पर देखो उनका जो पेनक्रियाज है वो ख़राब हो जाता है, इंसुलिन सही मात्रा में वहाँ पर सिक्रिएट नहीं होता है, जिससे वो ग्लूकोज पचाने वाला जो लेवल है वो हाई हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज वहाँ पर यूटिलाइज नहीं होगा तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगी, डायबिटीज़ हो जाएगी। अब उनको इंसुलिन देंगे तभी तो वो कंट्रोल हो पाएगी ना ग्लूकोज, तो इसलिए उनको इंसुलिन हार्मोन ऊपर से दिया जाता है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स वो होते हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। रिसीव इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंज, मान लो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है कुछ, मान लो बाहर ठंड पड़ रही है, हमारी बॉडी को कैसे पता लगेगा कि बाहर ठंड हो रही है? तो वहाँ पर क्या है, बाहर की तरफ क्या है, स्किन के ऊपर स्किन रिसेप्टर्स है, वो बताएंगे कि टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, तो वो एनालाइज करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। फिर इफ़ द रिसेप्टर डू नॉट वर्क प्रॉपरली इट कैन काज ए लॉट ऑफ डैमेजिंग, तो भाई यदि रिसेप्टर ढंग से काम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी तो डेथ, हम मर भी सकते हैं। बिकॉज मान लो मान लो हमारा जो हैंड है वो हाथ है, आग की तरफ चला गया, यदि हमारे हाथ वाले रिसेप्टर काम नहीं करे तो हमारा तो हाथ जल जाएगा ना। जैसे हमारे आई के अंदर रिसेप्टर होते हैं, सेंसेशन ऑफ लाइट के ऊपर होते हैं, पीछे जो हमारी रेटिना होती है उसके ऊपर, तो लाइट के प्रति वो सेंसिटिव होते हैं। यदि वही ख़राब हो गए तो हम फिर कैसे देख पाएंगे, हैंडीकेप हो जाएंगे फिर तो हम। यहाँ पर अब आ गया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हमें बताना है। तो यहाँ पर द न्यूरॉन रिसीव द स्टिमुलस एंड पास दिस ऑन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड, उसके अंदर सेंसरी क्या काम आएगा, स्टिमुलस को रिसीव करेगा, भाई इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंज है उसको किसकी तरफ भेजेगा, उसको ब्रेन या स्पाइनल कोड तक पहुंचाएगा, हमारे मतलब बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करेगी, मैसेज को लेके जाना। और जैसे मोटर नर्व्स हो गए, न्यूरॉन डज रिफ्लेक्स एक्शन विद सडन, वो देखो रिफ्लेक्स एक्शन भी जो काम कर रहे हैं वो भी न्यूरॉन की मदद से हो रहा है,
सेंसरी नर्व हो गया, मोटर नर्व हो गया। फोटोट्रोपिज्म मैंने बता दिया है कि द सूट्स बैंड टावर्ड लाइट दिस बेंडिंग सूट इन डिपेंडेंट ऑन सिंथेसिस एंड अकोमुलेशन ऑक्सीजन हार्मोन के कारण ये सब कुछ होता है। देखो, जिस पार्ट में ऑक्सीजन हार्मोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई वहाँ पर ग्रोथ ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हैव बीन फाउंड टू बी मोर विच इज प्रेजेंट इन शेड। तो जहाँ छाया है वहाँ पर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की बढ़ जाएगी, और जिस साइड सनलाइट है वहाँ पर कंसंट्रेशन हो जाएगी कम। तो एक साइड में जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाएगी और दूसरी में कम हो जाएगी, तो उससे वो क्या हो जाएगा, बैंड कर जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी। Spinal cord act as a relay center for transmission of signal from lower and upper limbs, legs and arms, from thorax and abdomen. If there occur injury in the spinal cord, then it will not be able to transmit information. तो यहाँ पर information वहाँ spinal cord के थ्रू जाएगी। यदि वो ही खराब हो गई तो information कैसे जाएगी? The lower portion of our body will not follow command of brain, will not show movement. तो यदि देखो हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, यदि लोअर पोर्शन कांटेक्ट में नहीं रहेगा ब्रेन के, तो वो ब्रेन कितना भी उसको इंफॉर्मेशन देता रहेगा तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल विल गेट डिस्टर्ब, इंफॉर्मेशन विल नॉट बी रीच्ड और कंट्रोल सेंटर। तो वहाँ पर सब कुछ डैमेज हो जाएगा, मतलब ब्रेन तक ना तो पहुँचेगा कुछ और ना ही वहाँ से जाएगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन अक्कर इन प्लांट्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट ग्रोथ हार्मोन वहाँ पर क्या होंगे, सिंथेसाइज्ड होंगे, निकलेंगे। मोस्ट ऑफ देम आर सिंथेसाइज्ड इन मेरस्मेटिक जोन्स। मेरस्मेटिक टिश्यू के बारे में आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर सेल डिवीजन होता है, नई नई सेल्स तैयार होती है। सराउंडिंग सेल के अंदर घुस जाएंगे वो। द सराउंडिंग सेल्स हैव रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स विच रिकॉग्नाइज, वहाँ से रिकॉग्नाइज होंगे, ट्रांसमिट द इन्फॉर्मेशन, और सेल्स में भी वो इन्फॉर्मेशन वो चली जाएगी। मान लो कोई भी हार्मोन्स है, वो क्या है, कुछ ना कुछ काम लेके आएंगे, सेल्स को बताएंगे भी ये तेरे को काम करने, सारे इन्फॉर्मेशन उसमें डाल देंगे। फिर वो सेल दूसरों को वो इन्फॉर्मेशन दे दी कि ऐसे ऐसे सिस्टम करना है, और उस हिसाब से वो क्या करेंगे, उसमें फंक्शन करेंगे। ऑक्सीजन हो गया, गिबरेलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन, इथिलीन हो गया, तो वहाँ पर उनके अलग अलग काम हैं। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की क्यों हमारे बॉडी के अंदर ज़रूरत है? वॉलेंट्री एक्शन को, इनवॉलेंट्री एक्शन को, सभी को तो कंट्रोल करती है। यदि मान लो कि जो हार्मफुल चेंज हो रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर, यदि हमारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो हमारी बॉडी क्या है, कुछ भी नहीं कर पाएगी, हमारे उस चीज़ से प्रोटेक्ट ही हमको नहीं कर पाएगी। रीजनिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, फाइनली क्या करना है क्या नहीं करना, वो हमारी बॉडी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से ही क्या है, कर पाती है। इनवॉलेंट्री एक्शन, बिल्कुल इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब जो हम कंट्रोल ना कर पाए, हमारी ब्रीथिंग, हार्ट बीटिंग ऑफ हार्ट। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब जो, हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब देखो, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, सडन और क्विक रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस के थ्रू। स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, ये स्लाइवेशन हो गया, ब्लिंकिंग ऑफ आई हो गया, ये रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जो क्विक रिस्पॉन्स देते हैं किसी भी स्टिमुलस के पास, ऑटोमेटिक होते हैं ये, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। नोट द ब्रेन। इमरजेंसी कुछ एक्शन होते हैं ये, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, किसी गर्म चीज़ को हम हाथ लगा रहे हैं तो उस टाइम एकदम से ऑटोमेटिक एक्शन होगा, वहाँ से क्या हमारा जो हाथ है वहाँ से हट जाएगा। यहाँ पर दो तरीके के मैकेनिज्म होते हैं, हमारी बॉडी दो चीज़ों से मतलब जो काम करने का तरीका है वो हार्मोनल, एक तो हार्मोन के थ्रू हो रहा है और एक नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रहा है, जो सिग्नल वाला मैंने बताया। तो केमिकल मैसेंजर वहाँ पर हो गए हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेंगे, हमारी ग्रोथ को और डेवलपमेंट को ये हार्मोन्स अफेक्ट कर सकते हैं। ये क्विक भी हो सकते हैं और क्विक नहीं भी हो सकते। नर्वस सिस्टम क्विक होता है, बहुत तेज़ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चलते हैं, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को तो कोई इफेक्ट नहीं करते ये। मेटाबॉलिज्म के अंदर भी कोई इनका हाथ नहीं है। नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर आपको मिलेंगे। मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट, मूवमेंट इन आवर लेग्स।
द प्लांट लैग, यहाँ पर नर्वस सिस्टम नहीं है प्लांट्स के अंदर, तो कुछ ना ही उनके अंदर मैस्कुलर टिश्यू है, लेकिन हमारे अंदर क्या है, नर्वस सिस्टम है, नर्वस कंट्रोल है। इन द लीव्स इज ड्यू टू चेंज, देखो वो शेप चेंज क्यों हो जाती है, क्योंकि वाटर के अंदर जो शेल्स है, वाटर की जो मात्रा है उनकी कम ज़्यादा होने से वो मूवमेंट होती है। लेकिन हमारी लेग्स कैसे मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन मसल्स के अंदर होता है, तभी उनकी मूवमेंट होती है। नास्टिक मूवमेंट होती है इसके अंदर, वो क्या है, विच नाइदर अकर इन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस नोर अवे फ्रॉम इट, उसके अंदर नास्टिक मूवमेंट होती है। इनके अंदर वॉलेंट्री एक्शन होता है और जो स्टिमुलस से डायरेक्शन में भी हो सकता है और अवे भी हो सकता है।